नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा सादात इकराम, बरेली से तशरीफ़ लाए हमारे ख़ास मेहमान और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज्बात का जादू हो तो एक भीड़ हमारी, जज्बात का जादू हो तो एक भीड़ हमारी, और तामीर का पहलू हो तो तन्हा भी हम ही है। ये शेर दोस्तों मैंने करीब 10 साल पहले कहीं बुक में पढ़ा था कि ये शेर हमारे लिए था, मुसलमानों के लिए था कि मुसलमान तुम्हारी हालत ये है कि जज्बात तो जब जादू होता है, कोई जज्बाती बात होती है तो हमारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और जब तामीर की बात होती है, कुछ डेवलपमेंट की बात होती है तो हम तन्हा होते हैं, हमारे हेड्स उंगलियों पे काउंट करने पड़ते हैं। जब जज्बाती कोई महफिल होती है तो वहां मजमा क्वांटिटी आप गिन नहीं सकते, इतना मजमा होता है। मैं चाहता हूं ये शेर गलत साबित हो, और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मुफ्ती साहब की क़यादत में हम मेहनत कर रहे हैं और ये शेर को गलत साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, मदरसों की जरूरत क्यों है? शकील मार साहब ने कहा कि ऊंट का एग्जाम्पल दिया कि ऊंट को स्टडी करो, बायोलॉजी जूलॉजी ये स्टडी करना भी दीन है। हाँ बेशक ये भी दीन है, ये भी इस्लामिक स्टडी है, बट सिर्फ दुनिया का स्टडी, दुनिया का इल्म हासिल कर लेना काफी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके साथ में दीन का स्टडी वो नहीं कर रहा है। एक बंदा आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आर्किटेक्ट बन गया, अगर उसको वजू के तरीके नहीं मालूम है, उसे गुस्ल करना नहीं आता है, उसे तस्फीन के तरीके नहीं मालूम है, तो उसका आईएएस बनना, डॉक्टर बनना कोई काम का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों स्टडी की जरूरत साथ ही साथ पैरेलल करना बहुत जरूरी है। मदरसों की हिफाजत क्यों जरूरी है? अभी कुछ रोज पहले मेरे ऑफिस पे मोहम्मद फहीम साहब आए थे और मदरसे की बात निकली तो उन्होंने मुझे किस्सा बताया कि 1993 में गवर्नमेंट ने ये बोला था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, आरक्षण किस बिना पर दिया जाए, क्यों दिया जाए, इनके अंदर में भी क्या ऐसी कास्ट होती है जैसी नॉन मुस्लिम्स में होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी। तो उसका आंसर के लिए उन्होंने 3 जगह फतवे, फतवे मतलब लीगल ओपिनियन, फतवा जब बोले कोई भी स्पीच में, मुझे ऐसा लगता है कि लीगल ओपिनियन ये वर्ड ऐड करना चाहिए, क्योंकि फतवों को गलत तरीके से आजकल पेश किया जा रहा है। तो एक लीगल ओपिनियन होता है, तो 3 जगह भेजा गया। 2 सुन्नी मदरसे थे इदारे और एक नॉन सुन्नी मदरसा था। तो जो नॉन सुन्नी था उसका 2-3 महीने बाद में वो फतवे का उस आंसर आया जिससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। दूसरा सुन्नी इदारा था, उसका नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उनको। वो उस क्वेश्चन को लेकर शहर के एडवोकेट्स के पास घूम रहे थे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहरहाल वो सेकंड वाला भी आंसर नहीं आ पाया। उन्होंने बताया कि थर्ड आंसर आया, और ऐसा आया कि सुबह क्वेश्चन गया था और शाम को उस मदरसे से उस फतवे का इत्मीनान बख्श आंसर, फतवा आ गया। मैंने पूछा भाई वो कौन सा मदरसा? मुझे तो मालूम था क्या नाम आने वाला है। उन्होंने बोला कि वो मदरसा अमजदिया था और वो मुफ्ती साहब का नाम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साबिर अहमद था। और वो इतना इत्मीनान बख्श आंसर था। उन्होंने 3 मुझे क्वेश्चन बताए थे जो सरसरी तौर से उन्हें भी याद था, मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला था कि क्या कास्ट होते, तो उन्होंने बताया, मुफ्ती साहब ने लिखा कि हाँ, मतलब मैं पॉइंट पॉइंट ऊपर आपको बता रहा हूँ, क्या होते हैं, लाइक जुलाहा होते हैं, मंसूरी होते हैं, कसाब होते हैं, ऐसी सारी कैटेगरी उन्होंने बताया कि ये होते हैं। और क्या रिजर्वेशन गवर्नमेंट दे तो लेना चाहिए? तो मुफ्ती साहब ने लिखा वर्ड टू वर्ड, मुझे नहीं मालूम, आपके पास में खान साहब के पास में फतवे की कॉपी है, मुझे भी मालूम है, जीएम खान साहब के पास। तो उसमें मुफ्ती साहब ने लिखा था कि हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई गैर शरीक काम हमसे ना ले और रिजर्वेशन दे तो हमने वो रिजर्वेशन को लेना चाहिए। तो ये कितनी प्यारी बात है कि मतलब रिजर्वेशन और अपना दीन और ईमान और अकीदे को बचाते हुए आपको वो स्टेप लेना है। मेरा बताने का मकसद जिस पॉइंट के ऊपर मैं लाना चाहता हूं कि ये मदरसे अगर नहीं होते तो ये सोच ये हमको कहां से मिलती, ये मुफ्ती साहब जैसा जो जो उनका स्टडी था वो हमको कहां से मिलता। एक और बात जो मैं कहना भूल गया, जो मुझे 2 मिनट पहले कहनी चाहिए थी, कि दोस्त ये प्रोग्राम में जो हम आए हैं, किसी भी प्रोग्राम में 2 लोग होते हैं, एक होस्ट होता है, गेस्ट होता है। हम किसी निकाह में जा रहे हैं तो निकाह वाले को भी पता होता है कि आज मेरे बच्चों का निकाह है, और गेस्ट को भी पता होता है कि हम फला के निकाह में जा रहे हैं। तो आज का भी जो मतलब गेस्ट और होस्ट का दिमाग का मकसद एक होना बहुत जरूरी होता है। तो आज भी जो होस्ट आए हैं, गेस्ट को तो पता है कि उन्होंने होस्ट को क्या, होस्ट को पता है गेस्ट को क्यों बुलाया है,
मुफ्ती साहब अलैहि रहमा का सिर्फ और सिर्फ मकसद मदरसे की अमजदिया क्या डेवलपमेंट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है। तो गेस्ट के भी दिमाग में यह है कि हम यहाँ आज जो जमा हुए हैं वो मदरसे की फलाह के लिए, मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको आगे बढ़ाने के लिए जमा हुए हैं। दूसरी बात, आज जो मुझे मुफ्ती साहब ने जिम्मेदारी दी वो ये थी कि हम लोग मुसलसल मुफ्ती साहब के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मदरसे के काम कर रहे हैं। कुछ रोज पहले एनएमआरडीए में हम लोगों ने इंक्वायरी की, तो जितना बड़ा लैंड एक्चुअली उसका 7/12 एक ही है, हम उसको पार्ट पार्ट में डेवलप नहीं कर सकते। एनएमआरडीए नागपुर मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब हम गए, हमको पता चला कि पूरी लैंड को एक साथ में, क्योंकि उसी प्रोफेशन से हूँ, पूरी लैंड को एक साथ एनएमआरडीए में सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्डिंग पार्ट पार्ट अप्रूवल ले सकते हो कि पूरा एक लेआउट सैंक्शन हो गया, फिर आपने हॉस्टल को सैंक्शन किया, फिर आपने स्टाफ क्वार्टर को सैंक्शन किया, फिर आपने ऑडिटोरियम को सैंक्शन किया। तो ऐसे पार्ट पार्ट में सैंक्शन तो हो सकते हैं, बट उसके पहले पूरी लैंड को सैंक्शन करना जरूरी है। और उसके लिए करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च आ रहा है, जो कि एक बड़ा खर्च है और छोटा भी है। मतलब जो पुराने बुजुर्गों ने कहा, जैसा कि मास्टर साहब ने कहा कि जमीन का होना बहुत जरूरी है, आज हमारे पास में जमीन है। ये एक रेस होती है, पोल वाली रेस, एक दौड़ के आता है, आगे वाले को देता है, फिर वो आगे वाले को। तो आज वो जो पोल है, वो जो पेग है, वो आज हमारे हाथ में, और आने वाली जनरेशन पूछेगी कि बाबा, चचा, ताऊ, बुजुर्गों ने तो आपके हाथ में ये देकर गया था, आपने क्या किया? तो हमारे पास में वो आंसर होना चाहिए कि हम उस पर काम करें और आने वाली जनरेशन को जवाब दें। तो ये 2 करोड़ रुपए का खर्च है, जो कि बहुत बड़ा खर्च है। फिर हमने उसमें एक ये प्लान किया कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, फर्स्ट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड थर्ड फ्लोर का प्लान था हम लोगों का। फिर मुफ्ती साहब से मशवरा करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक फार्म हाउस की शक्ल में, जिसको सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो टिन शेड टेम्पररी वाला होता है, बट ब्रिकवर्क पक्की होती है, तो ऐसे करीब करीब 40 रूम्स बनाए जाए 20x20 की। ईच की कैपेसिटी 16 की होगी बंक बेड के साथ में, और 700-800 अभी फिल वक्त 1000 लोगों की, 1000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी की जरूरत है। मदरसा उसमें लाट कर रहा है, कई सारे एडमिशन हजरत ने वापस किए लास्ट ईयर, इस साल भी एडमिशन आएंगे। तो हमको जल्द से जल्द 1000 की कैपेसिटी का एक हॉस्टल, इधर ये सैंक्शन हो जाए 2 करोड़ देके और ऊपर के 2 फ्लोर हम बना ले, या फिर एक फार्म हाउस की शक्ल में कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट ऐसा किया जाए, बाद में उसमें स्लैब डाला जा सकता है। तो वो एक 700-800 की कैपेसिटी का प्लान भी मैंने हजरत को बनाकर दिया हुआ है। तो ये एक बेसिक इस वक्त की नीड है, प्लस स्टाफ क्वार्टर्स। तो इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, ये हमें जल्द से जल्द मुफ्ती साहब से मिलकर, क्योंकि मीटिंग्स और ये हो रही है, अब मुझे लग रहा है कि अब स्टेप आगे बढ़ के उस पर सॉलिड कुछ काम होना चाहिए। बस इसी बात रखने के लिए मुझे कहा गया था। मैं अपने एक शेर के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, डेली 5 मरतबा आवाज आती है, मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।